आज हम एक ऐसे दस्तावेज की पड़ताल करने जा रही हूँ जो हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं चलाता है, लेकिन जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है। भारत का संविधान। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी बनावट, इसकी आत्मा और इस पर उठने वाले सवालों की परतें खोलते हैं। और हमारा मकसद बस फैक्ट्स गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों है। और पहली चीज जो किसी को भी चौंकाती है वो है इसका साइज। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। जब ये बना था तब इसमें करीब 395 अनुच्छेद थे। आज ये बढ़कर लगभग 470 हो गए हैं। ऐसा क्यों है? हमने कोई छोटी मोटी गाइड बुक क्यों नहीं बनाई? ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। पहली, जरा भारत के नक्शे और इसकी आबादी के बारे में सोचिए। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने अलग अलग तरह के लोग। एक ऐसा दस्तावेज बनाना था जिसमें सबको लगे कि उनकी जगह है, उनकी बात सुनी गई है। दूसरा कारण ऐतिहासिक है। हमें विरासत में अंग्रेजों का बनाया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मिला था, जो खुद बहुत बड़ा और डिटेल्ड था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस बने बनाए ढांचे का काफी हिस्सा इस्तेमाल किया। मतलब एक तरह से पहले से मौजूद सिस्टम को ही बेहतर बनाया गया। बिल्कुल। उसे फेंक कर शून्य से शुरुआत करना समझदारी नहीं होती। और तीसरी वजह यह है कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। एक ही दस्तावेज में केंद्र सरकार कैसे चलेगी, राज्य सरकारें कैसे चलेंगी, पंचायतें कैसे काम करेंगी, सब कुछ लिखा है। सब कुछ एक ही जगह। हाँ, और आखिरी बात, हमारे संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और वकीलों की आदत होती है हर बात को साफ साफ विस्तार से लिखने की, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा। इसलिए उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत नहीं लिखे, बल्कि प्रशासनिक बारीकियां भी संविधान में ही डाल दी। यहीं से एक बहुत दिलचस्प बात निकलती है कि हमारा संविधान कई अलग अलग जगहों से प्रेरित है। स्रोतों में इसे लेकर एक आलोचना भी है कि एक उधार का थैला है। क्या ये सच है? ये आलोचना उसी समय से हो रही है, और इसका जवाब खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत खूबसूरती से दिया था। उन्होंने कहा था, क्या कोई पूछ सकता है कि दुनिया में आज लिखे जा रहे किसी संविधान में कुछ नया हो सकता है? शासन के सिद्धांत बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। उनका मानना था कि अच्छे विचारों पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि विचार कहाँ से लिया गया, सवाल ये है कि क्या वो भारत के लिए काम करेगा या नहीं। तो ये एक कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था, बल्कि एक मिक्स एंड मैच था जिसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि संविधान निर्माता एक वर्ल्ड टूर पर निकले थे। उन्होंने अमेरिका से मौलिक अधिकारों का मजबूत आइडिया उठाया, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा ली, जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम के आदी थे। लेकिन ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, दर्जनों देशों के संविधानों को खंगालकर जो भी भारत के लिए सबसे अच्छा लगा उसे अपनाया गया। ठीक है, तो ये तो हुई प्रेरणा की बात। अब इसकी एक और खूबी पे आते हैं, जो सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लगती है। ये कठोर भी है और लचीला भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोच रहे थे। वो एक ऐसा दस्तावेज नहीं बनाना चाहते थे जो समय के साथ बदल ही ना सके, जैसे कोई पत्थर की लकीर हो। और वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि कोई भी सरकार आकर जब चाहे इसे आसानी से बदल दे। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। कैसा बीच का रास्ता? उन्होंने संशोधन यानी बदलाव करने के 3 तरीके बनाए। कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जो संसद में एक आम कानून की तरह साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं। फिर आते हैं ज्यादातर बदलाव, जिनके लिए विशेष बहुमत चाहिए। ये मुश्किल है। विशेष बहुमत? हाँ, इसमें सिर्फ उस दिन मौजूद सांसदों का वोट काफी नहीं, बल्कि पूरे सदन के आधे से ज्यादा और वोट देने वालों में से 2/3 सांसदों की हाँ जरूरी है। ये इसलिए ताकि कोई भी बड़ा बदलाव जल्दबाजी में ना हो। और तीसरा तरीका? वो तो और भी सख्त होगा। हाँ, वो सबसे सख्त है। वो उन मुद्दों के लिए है जो केंद्र और राज्यों के रिश्ते को प्रभावित करते हैं, यानी हमारे संघीय ढांचे की नींव को। ऐसे किसी भी बदलाव के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, संविधान अपनी मूल आत्मा को बचाने के लिए कठोर है, लेकिन जरूरत के हिसाब से बदलने के लिए लचीला भी। अपने संघीय ढांचे की बात की,
स्रोतों में भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय सिस्टम कहा गया है। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? चलिए इसे आसान बनाते हैं। एक संघीय या फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहां शक्तियों का बंटवारा हो। कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही है। केंद्र और राज्य दोनों की अपनी सरकारें हैं। शक्तियों का बंटवारा लिस्ट के जरिए किया गया है। हमारे पास एक लिखा हुआ सर्वोच्च संविधान है और एक आजाद न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्यों के झगड़ों को सुलझाती है। ये सब बातें भारत को एक फेडरल देश बनाती हैं। तो फिर एकात्मक पूर्वाग्रह या यूनिटरी बायस का क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है? क्योंकि वो है। हमारे संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्र को राज्यों से कहीं ज्यादा ताकत देती हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान और एक ही नागरिकता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं। न्यायपालिका भी एकीकृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, ये अधिकारी काम राज्यों में करते हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल केंद्र का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी तो केंद्र ही करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपातकाल के प्रावधान। जब देश में इमरजेंसी लगती है तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं और देश लगभग एक एकात्मक सिस्टम की तरह काम करने लगता है। ये बहुत दिलचस्प है कि संविधान में फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। सही कहा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ किया था कि इसका मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। इसी से जुड़ा है सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमने ब्रिटेन से अपनाया। लेकिन क्या ये ब्रिटिश मॉडल की हूबहू नकल है? नकल नहीं, प्रेरणा कह सकते हैं। हमने संसदीय सिस्टम इसलिए चुना क्योंकि हम इसके आदी थे। इसमें एक नाम मात्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनती है और सरकार अपने हर काम के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन फर्क भी तो है। हाँ, 2 बड़े फर्क हैं। पहला, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, मतलब वो जो कानून बना दे उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। भारत में ऐसा नहीं है। हमारी संसद संप्रभु नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकता है और अगर वो संविधान के खिलाफ हैं तो उन्हें रद्द भी कर सकता है। और दूसरा बड़ा फर्क? दूसरा फर्क ये है कि भारत एक गणतंत्र है। हमारे राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। जबकि ब्रिटेन में आज भी राजशाही है, जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत होता है। तो एक तरफ संसद है जो कानून बना सकती है और संविधान में बदलाव भी कर सकती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो उन कानूनों को रद्द कर सकता है। तो फिर असली बॉस कौन है? संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता? ये तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। असली बॉस कोई एक नहीं है। ये एक शानदार संतुलन है। इसे खेल की तरह समझिए। संसद के पास खेल के नियम बनाने और बदलने की ताकत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक रेफरी की तरह है जो ये देखता है कि कोई भी नया नियम खेल की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। और अगर है तो रेफरी सीटी बजाकर उस नियम को रद्द कर सकता है। तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। चलिए, अब इस बड़ी मशीनरी से हटकर उस पर आते हैं जिसके लिए ये सब बनाया गया है, नागरिक। संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये क्या है और इतने जरूरी क्यों है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं और इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है, जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आजादी का अधिकार, अपनी आस्था को मानने का अधिकार वगैरह। और ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये राज्य की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं। ये कहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन नागरिकों से ये बुनियादी अधिकार नहीं छीन सकती। और अगर सरकार छीनने की कोशिश करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही इन अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं हैं, ये न्यायोचित हैं, मतलब इन्हें अदालत के जरिए लागू करवाया जा सकता है। लेकिन ये असीमित तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की सुरक्षा या सामाजिक सौहार्द के लिए इन पर कुछ तर्कसंगत पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अधिकारों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी जिक्र है। ये क्या है
और मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? अगर मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है, तो नीति निदेशक सिद्धांत उसे बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये संविधान के भाग 4 में है और इनका लक्ष्य भारत को एक सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाना है। जैसे समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। लेकिन एक बड़ा फर्क है ना? आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो फिर इनका क्या फायदा? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये गैर न्यायोचित हैं। लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन में मौलिक हैं। मतलब ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह हैं। एक मॉरल गाइड बुक। हाँ, इनकी असली ताकत अदालतों में नहीं, बल्कि जनता के वोटों में है। अगर कोई सरकार इन सिद्धांतों के खिलाफ काम करती है, तो अगले चुनाव में जनता उसे सजा दे सकती है। और फिर मौलिक कर्तव्य भी हैं, जो सुनने में आता है कि मूल संविधान में थे ही नहीं। हाँ, ये बाद में 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि जहां उनके अधिकार हैं, वहीं देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना। अधिकारों की तरह ये भी गैर न्यायोचित है, मतलब इन्हें न मानने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जाहिर है इतने बड़े और जटिल दस्तावेज की आलोचनाएं भी हुई होंगी। पहली आलोचना तो वही है, उधार का संविधान। हाँ, और आलोचकों ने बड़े मजेदार नाम दिए हैं, उधार का थैला, पैचवर्क, हॉटपॉट संविधान। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, डॉक्टर अंबेडकर का जवाब साफ था। अच्छे विचारों को अपनाने में कोई शर्म नहीं है। हमारा काम था भारत के लिए एक कारगर संविधान बनाना, न कि कुछ नया आविष्कार करना। सही कहा, न कि दुनिया को ये दिखाने के लिए कुछ मौलिक बनाना कि हम कितने मौलिक हैं। एक और गंभीर आरोप ये है कि ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें काफी हद तक सच्चाई है और संविधान निर्माताओं ने इसे छिपाया भी नहीं। संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा, सीधे 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो आलोचकों ने क्या कहा? आलोचकों ने कहा कि ये तो बस पुरानी अंग्रेजी बोतल में नई भारतीय शराब भरने जैसा है। लेकिन इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण था। देश को आजादी के बाद चलाने के लिए एक बने बनाए सिस्टम की जरूरत थी, ताकि कोई खोलन न हो। बिल्कुल। सब कुछ नए सिरे से बनाने में सालों लग जाते और देश में अव्यवस्था फैल सकती थी। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। कुछ लोगों को तो ये अभारतीय भी लगा। संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा था, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें एक अंग्रेजी बैंड का संगीत मिल रहा है। ये एक बहुत तीखी टिप्पणी है। बिल्कुल, और ये उस गहरी बहस को दिखाता है जो उस समय चल रही थी कि हनुमंथैया जैसे सदस्यों का मानना था कि ये संविधान भारत की मिट्टी की महक नहीं देता, ये पश्चिम का नकल है। और इसी से जुड़ी है गांधीवादी न होने की आलोचना। हाँ, गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज और पंचायतों पर आधारित शासन की बात करते थे, जबकि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की व्यवस्था की गई। हनुमंथैया ने तो यहां तक कह दिया था कि ये ठीक वैसा ही संविधान है जो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। और आखिर में दो मजेदार लेकिन अहम आलोचनाएं। एक तो इसका हाथी जैसा आकार और दूसरा इसका वकीलों का स्वर्ग होना। हाँ, इसके आकार का मजाक तो खुद संविधान सभा में उड़ाया गया था। एचवी कामत ने कहा था कि हमारी सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी है और शायद इसीलिए हमारा संविधान भी दुनिया में सबसे भीमकाय है। और वकीलों का स्वर्ग? वकीलों का स्वर्ग वाली आलोचना ज्यादा गंभीर है। वो क्यों? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि संविधान की भाषा इतनी ज्यादा कानूनी और जटिल है कि आम आदमी इसे समझ ही नहीं सकता। इसे समझने और इसकी व्याख्या करने के लिए आपको हमेशा एक वकील की जरूरत पड़ेगी। सर आइवर जेनिंग्स, जो एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने ही इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। तो चिंता ये थी कि ये आम नागरिक से दूर हो जाएगा। हाँ, कि ये जटिलता आम नागरिक और न्याय के बीच एक दीवार खड़ी कर देगी और मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगी। तो आज की हमारी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि भारतीय संविधान एक असाधारण दस्तावेज है। ये विशाल है, जटिल है और दुनिया भर के बेहतरीन विचारों से प्रेरित है। ये कठोरता और लचीलेपन, केंद्र की शक्ति और राज्यों के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और इसकी आलोचनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये आलोचनाएं हमें बताती हैं कि ये संविधान किसी एक आवाज का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हजारों बहसों, असहमतियों और समझौतों का परिणाम है। ये हमें संविधान निर्माताओं की सोच
और उनके सामने खड़ी चुनौतियों की एक गहरी समझ देती हैं। आज की चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान की वो जटिल कानूनी भाषा जिसकी आलोचना उस वक्त भी हुई थी कि ये वकीलों का स्वर्ग है, क्या वो आज भी आम नागरिक के लिए संविधान को अपनी किताब मानने में एक रुकावट है? या फिर भारत जैसे विविध और जटिल देश में व्यवस्था और न्याय के लिए क्या ये कानूनी बारीकियां एक जरूरी शर्त है? नमस्कार, और आज की